सिद्धांत और वीरान ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर दक्षा खड़ी हुई थी। उसके साथ फैले हुए थे और अपने सीने पर हाथ रखकर उन दोनों की तरफ देख रही थी। वीरान की आंखें उसे देखकर सिकुड़ गई और वो चुप हो गया। सिद्धार्थ ने उसे एक नज़र देखा और वापस से वीरान की तरफ देखते हुए कहा, बताओ तुम क्या बताने वाली थे। वीरान दक्षा को देखते रहा और फिर सिद्धांत की तरफ देखकर कहा, वो तो बस मैं तुमसे दादाजी के बारे में पूछने वाला था। वो मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आए थे। क्या वो ठीक हैं? वीरान तो पहले कुछ और बात कर रहा था। दक्षा को देखकर उसने एकदम से अपनी बात पलट दी। सिद्धांत ने धीरे से कहा, ठीक है। ये कहकर वो वहां से चला गया। वहीं उसके जाते ही दक्षा जल्दी से उसके पास गई और बोली, तुम क्या कहने वाले थे उससे? वीरान ने उससे नज़र हटा ली और कहा, मैं उससे कुछ नहीं कहने वाला था। दक्षा ने गुस्से में कहा, अगर तुमने उसे कुछ भी कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी भी सच नहीं बताऊंगी और ये मेरी वार्निंग है। तुम जानते हो कि जो सच है वो ही मैं तुम्हें बता सकती हूँ और कान खोलकर इस बात को गांठ बांध लेना कि ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वीरान ने एक गहरी सांस ली और फिर काफ़ी देर तक सीलिंग को घूरता रहा। कुछ देर बीत जाने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कुछ बातें तो मुझे याद आ गई, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग से निकल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे उन्हें याद करना चाहिए। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन रात में वीरेंद्र सिंह चौहान मान्यता के पास आए और बोले, माही बेटा, हमें इस वक्त एक पार्टी में जाना है। मैं चाह रहा था कि तुम्हें उसे पार्टी में लेकर जाऊं। तुम थोड़ा सोशल हो जाओगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मान्यता ने इस बारे में सोचा और धीरे से कहा, ठीक है पापा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसने अपने पहनने के लिए एक ड्रेस निकाली। वो एक वाइट कलर का फ्रॉक सूट था जो उसने पहले कभी नहीं पहना था। उसे बस वो अच्छा लगा तो उसने ले लिया। उसके साथ उसने मैचिंग ज्वेलरी देखी और तैयार हो गई। जब वो नीचे आई तो दिवंगत और मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने उसे नीचे आते हुए देखा तो उन दोनों की नज़र से अप्रिसिएशन दिखाई दे रहा था। वो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने मन ही मन कहा, मुकेश बोल रहा था कि उसके बेटे को कोई लड़की पसंद नहीं आती है, लेकिन मैंने उससे पहले ही कहा था कि अगर वो मेरी बेटी को एक बार देख लेगा तो ज़रूर उसे पसंद करने लगेगा और अब तो लगता है मेरा प्लान ज़रूर ही कामयाब हो जाएगा। मान्यता ने जल्दी से उनके पास आकर चारों तरफ घूमते हुए कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? दिवंगत बोला, एकदम बंदरिया। मान्यता का मुंह बन गया। उसने कहा, भाई आप मुझे ऐसा नहीं कह सकते, मैं आपके साथ बात नहीं करूँगी। ये कहकर उसने अपना मुंह फुला लिया। दिवंगत मुस्कुरा दिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अच्छी लग रही हो। अच्छी नहीं बल्कि बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल एक परी जैसी। वीरेंद्र सिंह चौहान को याद आया कि जब वो स्टार्टिंग में उनकी फैमिली में आई थी तो हमेशा गुपचुप रहती थी और कभी भी हंसती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने हंसना शुरू कर दिया था। अब वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। ये देखकर वीरेंद्र सिंह चौहान अंदर ही अंदर सुकून महसूस कर रहे थे। वही जब वो पार्टी में पहुंचे तो सबसे पहले मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने मुकेश से अपनी बेटी को मिलाया। मुकेश, ये है मेरी बेटी माही चौहान। हाँ, मिस्टर मुकेश ने जैसे ही माही को देखा उसने माही एक नज़र में अपने बेटे के लिए पसंद आ गई। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगी। वो बोले, अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी हो। थैंक यू अंकल, मान्यता ने जल्दी से कहा। मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने आंखों ही आंखों में मुकेश को इशारा किया तो मुकेश ने अपना इशारा उस तरफ किया जहां उसका बेटा खड़ा हुआ था। ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में वो कमाल लग रहा था। जैसे ही मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने उसे देखा तो उन्हें तुरंत पसंद आ गया। पहले उन्होंने सिर्फ उसकी फ़ोटोज़ में उसे देखा हुआ था, लेकिन आज रियलिटी में देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव देखकर मुकेश ने उनके कंधे को थपथपाया और
उनके पास जाते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरा बेटा एक नज़र में पसंद आ जाएगा, लेकिन अब बात मेरे बेटे की ही है कि तुम्हारी बेटी पसंद आएगी या नहीं। मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान बोले, चिंता मत करो, मेरी माई ऐसी है कि किसी को भी एक नज़र में पसंद आ जाए। उन्होंने मुकेश से कहा। मुकेश उनकी तरफ गर्दन हिलाकर अपने बेटे की तरफ चला गया। उनका बेटा इस वक्त किसी से बात कर रहा था। तभी मुकेश ने अपने बेटे के पीठ पर हाथ रखा और कहा, अनंत बेटा, मैं तुमसे जिस लड़की के बारे में बात करना चाह रहा था वो लड़की यहाँ आ गई है। अनंत गुस्से में अपने फादर की तरफ पलटा और कहा, डैड, आप फिर से शुरू हो गए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझसे किसी भी लड़की से कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं भी शादी नहीं करना चाहता। मुकेश बोला, कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी और वो लड़की बहुत अच्छी है। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद आएगी। तुम बस उससे एक बार मिल लो। अनंत ने गुस्से से अपने डैड को देखा और कि तभी अचानक से उसकी नज़र सामने एक लड़की पर गई जिसने वाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। उसने अपने बालों को चोटी बनाई हुई थी और उसके माथे पर काली बिंदी थी। उसका चेहरा मोतियों जैसा चमक रहा था। उसके गुलाबी होठ मुस्कुरा रहे थे। अचानक से अनंत को ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ गई हो। लेकिन तभी उसे अपने डैड की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी के करने की। इस तरह से तुम कब तक ना करते रहोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। और मेरे दोस्त की बेटी बहुत अच्छी है, वो अभी अभी विदेश से पढ़कर वापस आई है। तुम्हें एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। जैसे ही मुकेश ने अपने बेटे से ये बात कही, अनंत ने उनके आगे अपना हाथ कर दिया और कहा, बस बहुत हुआ डैड, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा और प्लीज़ मुझे शादी के लिए फोर्स करना बंद कीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। बालकनी में आकर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसकी कस लेते हुए धुआं आसमान में छोड़ने लगा। तभी उसे किसी के खांसने की आवाज़ आई। उसने आसपास देखा तो वहाँ पर मान्यता खांस रही थी, क्योंकि उसके नाक और मुंह में उसकी सिगरेट का धुआं चला गया था। जैसे ही अनंत ने उस लड़की को देखा, उसकी आंखें थोड़ी सी हिल गई। वो उसके पास आ गया और बोला, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मान्यता ने उसके हाथ में पकड़ी सिगरेट की तरफ इशारा किया तो अनंत को समझ में आया कि वो किस तरफ इशारा कर रही है। तभी उसने उस सिगरेट को नीचे गिरा दिया और अपने जूते से मसल दिया। उसने मान्यता की कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या आप ठीक हैं? मिस, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं, वरना मैं ज़रूर आपके सामने सिगरेट नहीं पीता। मान्यता ने खांसते हुए ही कहा, इट्स ओके, आपकी गलती नहीं है। तभी वहाँ से एक वेटर गुजर रहा था। उसके हाथ में पानी के गिलास थे। जल्दी से अनंत ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। वो वेटर रुक गया और जल्दी से उनके पास आया। अनंत ने उसकी ट्रे में से एक गिलास पानी का उठा लिया और मान्यता को देते हुए कहा, ये लीजिए। मान्यता ने जल्दी से उस पानी के गिलास को पकड़ लिया और उसे पी लिया। अब जाकर उसके गले में जो खराश हुई थी वो खत्म हुई। मान्यता ने खाली गिलास वेटर की ट्रे में रखते हुए पहले वेटर को थैंक्स कहा और फिर अनंत की तरफ मुड़कर कहा, थैंक यू। अनंत बोला, नहीं, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मान्यता वहाँ से जाने लगी, लेकिन अनंत ने उसे रोक लिया और बोला, वैसे मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? इससे पहले कि मान्यता जवाब दे पाती, वहाँ मुकेश की आवाज़ आई, मान्यता बेटा। अनंत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनंत ने जैसे ही अपने डैड की आवाज़ सुनी, वो बोला, प्लीज़ डैड, अभी यहाँ मत शुरू हो जाना। मुकेश उसकी तरफ आते हुए बोले, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? मान्यता ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं अंकल, हम तो बस अभी मिले हैं। अनंत ने हैरानी से मान्यता की तरफ देखा और पूछा, आप मेरे डैडी को जानती हैं? मान्यता ने जल्दी से अपनी गर्दन हिलाई और कहा, हाँ, ये मेरे पापा के दोस्त हैं। तभी मुकेश ने अनंत की तरफ देखा और कहा, ये है मेरे दोस्त की बेटी माही चौहान।
अनंत ने मुकेश को ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो कि क्या ये वही लड़की है जिससे आप मेरी बात करवाना चाहते थे। मुकेश ने धीरे से अपनी आंखें हिला दी तो अनंत समझ गया। उसने माही के चेहरे को देखा। माही वहां से जाते हुए बोली, ठीक है, आप दोनों बात कीजिए, मैं चलती हूँ, पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे। ये कहकर वो तुरंत वहां से चली गई। मुकेश और अनंत ने उसे जाते हुए देखा। तभी मुकेश ने अनंत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मेरे दोस्त की बेटी लाखों में एक है, मुझे पता था तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अनंत ने अपने फादर की तरफ देखा और कहा, लड़की अच्छी है, लेकिन ये मत सोचो कि मैं उससे शादी करूँगा। ये कहकर वो उनके साइड से निकल गया। वही मुकेश जी मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, बेटा, हूँ तो तुम्हारा बाप ही, तुम्हारे चेहरे को देखकर समझ गया हूँ कि तुम्हें वो पसंद है। वही जब जन्नत पार्टी से आई तो उसकी नज़र मान्यता को ही ढूंढ रही थी। उसकी नज़र फिर मान्यता के छोटे चेहरे पर रुक गई जो उससे कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। उसने देखा कि वो अपने भाई दिवंगत सिंह चौहान के साथ खड़ी हुई थी और कुछ बातें कर रही थी। दिवंगत ने माही के कंधे पर अपने कोहनी मारते हुए कहा, बहन, क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद आया यहाँ पर? मुझे बोलो, फिर देखो, आज के आज ही उसे वरमाला पहना देते। मान्यता ने हैरानी से अपने भाई को देखा और कहा, भाई प्लीज, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिवंगत ने कहा, हाँ मैं समझ गया, शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लड़कों में तो होगा। लेकिन रहने दो, मैं तो खुद ही तुम्हारे लिए कोई लड़का चूज करूँगा। वैसे भी मुझे लगता है तुम्हारे लड़कों में पसंद उल्टी करने के बराबर है। मान्यता जानती थी कि वो उसे ताना मार रहा है सिद्धांत को लेकर। मान्यता ने एक गहरी सांस ली और कहा, भाई, क्या अब मुझसे यही मार खाना चाहोगे या फिर घर जाकर? दिवंगत बोला, घर जाकर ठीक रहेगा, यहाँ बेइज्जती हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मान्यता हंस दी और दिवंगत भी हंस दिया। वो दोनों भाई बहन अक्सर यही किया करते थे। वही मुकेश ने आकर वीरेंद्र सिंह चौहान को जल्दी से सारी बातें बता दी। वीरेंद्र सिंह चौहान के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने कहा, हम उनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हम धीरे धीरे उन्हें ऐसे ही मिलवाएंगे ताकि वो एक दूसरे को जान ले और फिर अपना फैसला ले। मुकेश ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं समझ गया। वही कुछ देर बाद मान्यता वॉशरूम गई। जब वापस में बालकनी से होते हुए वो पार्टी हॉल में जा रही थी तो अचानक से उसकी नज़र सामने से आ रहे आदमी पर गई। ब्लैक कलर के बिजनेस सूट में और एक हाथ जेब में डाले वो अपने साथ चल रहे अव्यांश की बात सुन रहा था। उनके पीछे लगभग 6 से 7 बॉडीगार्ड थे। मान्यता घूम गई। उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, भगवान, सिद्धांत फिर से यहाँ। जब से मैं इंडिया वापस आई हूँ एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं सिद्धांत से नहीं मिली। प्लीज भगवान, अब नहीं। वही सिद्धांत की आदत थी, जब वो चलता था तो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसने मान्यता की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दूर जाकर वो रुक गया और अव्यांश थोड़ी देर चलता रहा। जब उसने देखा कि सिद्धांत नहीं चल रहा है, वो भी पीछे मुड़ा। उनके बॉडीगार्ड भी रुक गए। अव्यांश ने अपनी आंखें मोड़ी और कहा, क्या हुआ सिद्धांत? सिद्धांत ने गहरी सांस ली और आसपास देखा। ये एहसास उसका था। जब वो उसके पास होती थी तब उसे ये एहसास होता था। उसने आसपास देखा पर वहां पर कोई नहीं था, लेकिन गर्दन थोड़ी पीछे घुमाने पर उसने एक लड़की को देखा जो वहां से घूम कर जा रही थी। रुको, सिद्धांत ने अपनी मर्दाना आवाज में कहा। उसकी भारी आवाज सुनकर मान्यता के कदम रुक गए। उसकी आंखें डर से फड़फड़ाने लगी। सिद्धांत उसके पास चलकर जाने लगा और उसने अपने पीछे चले बॉडीगार्ड को हाथ दिखाकर रोक दिया। उसके बाद वो जाकर मान्यता के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर सिद्धांत ने धीरे से कहा, फिर से तुम? मान्यता ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और सिद्धांत की आंखों में देखते हुए कहा, ये बात तो मुझे तुम्हें कहनी चाहिए। फिर से आप? सिद्धांत ने उस लड़की को देखा। आखिर क्यों जब से वो उसे देखता है तो उसे मान्यता की याद आ जाती है, और वो ये एहसास सबसे अलग था।
सिद्धांत ये सब सोचना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी हरकतें मान्यता से अलग थी। मान्यता कभी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती थी, लेकिन ये औरत उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जिससे सिद्धांत को इरिटेशन होने लगी थी। अव्यांश जल्दी से उन दोनों के पास आया और जब उसने वहां मान्यता को देखा तो बोला, वो आप? हम दोनों पहले मिल चुके हैं कविश की पार्टी में। मान्यता ने अपनी गर्दन हिला दी और तो अव्यांश ने याद करते हुए कहा, आपका नाम माही है ना? मान्यता ने गर्दन हिलाई और कहा, जी हमारा नाम माही है। अव्यांश ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, नाइस टू मीट यू। मान्यता ने एक नज़र सिद्धांत को देखा और फिर अव्यांश की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मी टू, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो मन ही मन उन दोनों के वहां मिलने से अपने आप को कोस रही थी। वो हमेशा सिद्धांत से क्यों टकरा जाती थी? अव्यांश ने भी हैरानी से सिद्धांत को देखा और फिर मान्यता को। उसने कहा, लगता है दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो रही है। सिद्धांत ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, लगता है तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। ये कहकर वो उसके साइड से निकल गया। अव्यांश ने उसके पीछे भागते हुए कहा, भाई कैसी बातें कर रहे हो? मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट बड़े दिल से चाहिए। मान्यता ने अपने सीने पर हाथ रखा और चैन की सांस लेते हुए कहा, बैक गॉड। चले गए। उसके बाद वो जल्दी जल्दी पार्टी हॉल में पहुंच गई। आगे जाकर सिद्धांत और अव्यांश आगे से आ रहे थे। अनंत से टकरा गए। अनंत कुछ दूर उनसे खड़ा हो गया और वही सिद्धांत भी रुक गया। अव्यांश भी अनंत की तरफ देखने लगा। सिद्धांत को देखकर अनंत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, और सिद्धांत रायजादा? सिद्धांत ने उसकी आंखों में देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी अनंत अपने जेब में हाथ डालते हुए आगे बढ़ा और बोला, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अव्यांश ने जल्दी से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन हमें तुमसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी बात सुनकर अनंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अव्यांश को पूरी तरह से इग्नोर किया और सिद्धांत की आंखों में देखते हुए कहा, मैं वापिस आ गया हूँ। सिद्धांत ने इस बार उसकी बात का जवाब नहीं दिया। आई कैन सी। अनंत बोला, तो फिर तुम तैयार हो? जितना तुम आसमान में उड़ रहे हो कुछ दिनों में नीचे गिरने वाले हो। सिद्धांत के कुछ कहने से पहले अव्यांश बोला, सच में? तुम तो अभी तक उड़े ही नहीं। सिद्धांत, कम से कम उड़ तो गया। सॉरी, तुम्हारी तो अभी तक पंख ही नहीं आए और उड़ोगे कैसे बेचारा। उसकी बात सुनकर अनंत ने उसकी तरफ देखा और गुस्से में कहा, अव्यांश, मैं तुम्हें इस सब में घसीटना नहीं चाहता था, लेकिन लगता है अब तुम्हारे भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अव्यांश बोला, मेरी चिंता मत करो, तुम तो अपनी चिंता करो कि सिद्धांत तुम्हारा क्या हाल करने वाला है। अनंत हंसने लगा। उसने कहा, वो तो आने वाले समय में देखेंगे कि कौन किसका क्या हाल करता है। उसी वक्त मुकेश भी वहां आ गया। जब उन्होंने अपने बेटे और सिद्धांत को आमने सामने देखा तो वो तुरंत अपने बेटे के पास आए और उसकी बाजू पकड़ते हुए बोले, अनंत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहकर वो तुरंत उसके वहां से लेकर चले गए। पार्टी हॉल में पहुंचने से पहले वो थोड़ी देर के लिए रुके और मुकेश ने अनंत से कहा, ये सब क्या हो रहा है? तुम इस सिद्धांत के साथ बात कर रहे थे। मैंने कहा ना कि सिद्धांत रायजादा से दूर। वो आदमी पागल इंसान है, वो सनकी है। तुम्हें पता नहीं कि वो क्या कर सकता है। जानते हो ना कि उसने उसके साथ क्या किया? क्या भूल गए तुम? अनंत की मुट्ठी गुस्से से कस गई। उसने कहा, डैड, मैं उससे बदला लूंगा। शट अप, मुकेश गुस्से में बोले। उन्होंने आगे अपनी बात कहना जारी रखा, अनंत, तुम उस आदमी से दूर रहोगे। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उस बात को भूल जाओ और अब माही के साथ अपनी जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचो। माही का चेहरा याद आते ही जो अनंत के एक्सप्रेशन अभी डार्क हुए थे वो अचानक से लाइट हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपने डैड को इग्नोर करते हुए वापस पार्टी में आ गया। खाना खाने के समय वो सब एक साथ थे और हंसी मजाक कर रहे थे। मिस्टर वीरेंद्र सिंह चौहान अनंत से काफ़ी ज़्यादा बातें
कर रहे थे। वो उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और उसके आने वाले सपनों के बारे में पूछ रहे थे। दिवंगत भी बीच बीच में अनंत से सवाल पूछता और अनंत भी उसे बात कर रहा था। तभी मान्यता को अपने पेट में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपने होठ बीच लिए और कहा, हे भगवान, कहीं मेरे पीरियड तो नहीं शुरू होने वाले। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने जल्दी से प्लेट को रख दिया और अपने पापा के पास आते हुए बोली, पापा, मुझे घर जाना है, प्लीज, कुछ इमरजेंसी है। श्री वीरेंद्र सिंह चौहान ने उसके चेहरे को देखा और कहा, क्या हुआ बेटा, और सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ? क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? मान्यता ने जल्दी से कहा, नहीं पापा, प्लीज, मुझे घर जाना है और डरने वाली कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, बस। ये कहकर वो चुप हो गई। वीरेंद्र सिंह चौहान बोला, ठीक है, और ड्राइवर बाहर ही है, वो तुम्हें छोड़ देगा। मुकेश ने उनकी बातें सुन ली। मुकेश ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, अरे, अनंत को भी उस तरफ ही जाना था। क्यों अनंत? माही को घर छोड़ दे। अनंत, जो कि दिवंगत के साथ बात कर रहा था, उसने अपने डैड को हैरानी से देखा। उसे अभी नहीं जाना था। मुकेश ने उसकी तरफ आंख मार दी। अनंत ने माही की तरफ देखते हुए कहा, मुझे जल्दी निकलना है, एक्चुअली मेरी सुबह मीटिंग है। आपका घर मेरे रास्ते में ही आता है तो मैं आपको छोड़ दूंगा। मान्यता को इस वक्त जल्द से जल्द जाना था, इसलिए उसने मना नहीं किया और कहा, ठीक है। वो दोनों बाहर आ गए। तभी कार पार्किंग में उनकी नजर सामने खड़े हुए एक इंसान पर गई, जो कार के सहारे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और अनंत की कार उसकी कार के बगल में ही थी। क्या होगा आगे? क्या अनंत और मान्यता का रिश्ता जुड़ेगा या फिर ट्विस्ट लेगी उनकी जिंदगी? जानने के लिए कहानी से जुड़े रहिए।